हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है समास। समास के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आई मीन हाई वेटेज टॉपिक है ये। और यहाँ पर बहुत सारे समास के टाइप्स दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से इम्पोर्टेंट कौन सा है? तत्पुरुष समास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुव्रीहि समास बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये द्वंद्व भी एक क्वेश्चन आता है। उभय अव्ययी भाव से एक क्वेश्चन आता है, केवल प्रयोग से आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अव्ययी भाव समास में आप समास को पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले पहचानेंगे कैसे? तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। मतलब जो अव्ययी भाव समास में होता है, पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यथाशक्ति। ये यथा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, प्रधान है, और पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है। जब अब जो जितने अव्यय हैं उनके सेंटेंस है, अगर आपने याद किए होंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा अव्यय है। तो अव्ययी भाव समास में बेसिकली अव्यय आता है और पूर्व पद प्रधान होता है। तो पूर्व पद को याद रखना है, यथा, ये अव्ययी भाव समास है। और तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। तो पूर्व पद मतलब है पहले का वर्ड, उत्तर पद मतलब है आगे का वर्ड। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है, मतलब आगे का वर्ड। तो वृक्ष मूलम, यहाँ पर मूलम की वजह से ये तत्पुरुष समास हो गया है, ये याद रखना है। तो आपको प्रधान वर्ड मतलब कैसे? वृक्ष तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वृक्ष के बाकी के जो अंग है वो भी इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर प्रधान पद हो गया मूलम, मूल, पान, पत्ते, फल, ये तो वृक्ष मूलम। मूलम की वजह से तत्पुरुष समास हो गया। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब जो पूरा वर्ड है वो पूरा का पूरा वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि वात पित्त कफह, इसमें सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है, सारे पद प्रधान है, मतलब सभी को सेम टू सेम इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये द्वंद्व समास हो गया। और बहुव्रीहि में कुछ अलग ही, मतलब उसका तो कुछ अलग ही चल रहा होता है कि कोई और ही पद होता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में अश्वगंधा, ये इसमें कोई रिलेशन नहीं है, इंटरकनेक्ट नहीं है वर्ड, ये कुछ अलग ही लेवल है। मतलब ये फॉर एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि ये एक द्रव्य है, ये एक प्लांट है, तो इसमें पूरा का पूरा प्लांट ही प्रधान है। जो प्लांट है, ये अश्वगंधा एक औषधि द्रव्य है, तो इसमें अन्य पद कुछ और ही प्रधान होता है, ये याद रखना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है कि समास में तत्पुरुष समास के दो प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं, एक समानाधिकरण समास और व्याधिकरण समास। व्याधिकरण में विभक्ति याद रखना है, समानाधिकरण में कर्मधारय, द्विगु, उपपद, प्रादि, नत्र। ये समानाधिकरण समास के टाइप है, कर्मधारय, द्विगु, उपपद, प्रादि और ये नत्र, ये इसके टाइप्स है। तो आपको पहचानना कैसा है समास को? सबसे पहले कि द्वितीया, मैंने यहाँ पर अव्ययी भाव समास लिया नहीं है क्योंकि इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा है और ये आता क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क के लिए। तो लकीली अगर आप याद करके जाते हैं, थोड़ा बहुत पढ़कर जाते हैं, लकीली आपके हिसाब से क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो छोड़ दीजिए। तो फॉर एग्जांपल इसका जो विग्रह करना होता है, तो इधर यथाशक्ति दिया हुआ है, तो यथा शक्ति और इसमें अन्यतिक्रम्य ऐसा कुछ लगाना होता है। ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार आ चुका है यथा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर हर अव्यय के लिए अलग ही वर्ड दिया गया है। जैसे यहाँ पर अन्यतिक्रम्य दिया गया है, वैसे ही अधि के लिए इति दिया गया है। तो ऐसे अलग अलग वर्ड्स याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारे, तो उतना याद होगा नहीं, इसलिए मैंने इसे स्किप कर दिया है। डायरेक्टली तत्पुरुष समास से शुरू करते हैं। तो तत्पुरुष समास में हम सबसे पहले व्याधिकरण समास देखेंगे, जो कि विभक्ति के स्वरूप में दिया गया है कि द्वितीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 समास के टाइप्स हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिस समास में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्ने ये वर्ड्स आते हैं उसे द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल। और वो जो वर्ड्स है वो उत्तर पद में आने चाहिए। तो इसमें फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वैद्याश्रित, इसमें आ गया श्रित, दुखा अतीत, इसमें आ गया अतीत, शोका गत, इसमें आ गया गत, और अन्न बुभुक्षु। तो इसमें जो वर्ड्स आते हैं इनको याद रखना है। और इसका विग्रह भी इजी है, तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ता है विग्रह और कौन सा समास है वो। तो वैद्य श्रित, दुखम अतीत, शोकम गतः, ऐसा इसका विग्रह लिखना है। और कर्म कारक, अगर आपने कारक याद किए होंगे, जो कारक का बॉक्स मैं यहाँ पर शो कर रही हूँ, अगर वो आपने याद किया होगा तो आपको इसमें समास में आपको हेल्प होगी। जो द्वितीय तत्पुरुष समास होता है,
को, उसमें को आता है। तो इसका अगर आप इसको आप अगर फोड़ेंगे इस शब्द को, वैद्य के आश्रित, अतीत का दुख, शोक के अंतर्गत, तो आप अगर इन वर्ड्स को फोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें को शब्द आ रहा है जो कि कर्म कारक है। इससे भी आप पहचान सकते हैं, तोड़ना है शब्द को बस, तो उसकी वजह से भी आप पहचान सकते हैं। अब देखते हैं हम तृतीया तत्पुरुष समास, जो कि जिस उत्तर पद, उसके उत्तर पद में आता है आपके, जिसके उत्तर पद में पूर्व, सदृश, सम, कलह, मिश्र, सम्मिश्र, लक्षण ये वर्ड्स आते हैं, तो उसे हम तृतीय तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसको पहचानने की एक और ट्रिक है, से, के द्वारा, के कारण, करण कारक, कारक का जो बॉक्स है उसी के हिसाब से, अगर ये आपको वर्ड को तोड़ने के बाद, वर्ड को तोड़ने के बाद, मास से पूर्व, एक महीने के पहले, तो एक महीने के पहले के कारण, गुड़ मिश्र, गुड़ फॉर एग्जाम्पल आपने गुड़ मिश्र है, तो गुड़ से मिश्रित, गुड़ से मिश्रित, तो यहाँ पर आप ऐसे तोड़ेंगे पहले शब्द को। ये बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए इसके लिए, तोड़ने के लिए। अगर ये नहीं हो रहा है आपसे तो आप ये वर्ड्स याद रख सकते हैं। पूर्व, सदृश, सम, कलह, मिश्र, सम्मिश्र, लक्षण जिस भी शब्द में आते हैं उसे तृतीया तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद है चतुर्थी तत्पुरुष। तो इसमें चतुर्थी तत्पुरुष में क्या होता है कि इच्छा होती है, कोई उम्मीद होती है, जो वर्ड को आप पढ़कर समझ सकते हैं कि कुछ तो उम्मीद लिखी हुई है इस वर्ड में। अर्थ मतलब पैसे के बारे में लिखा होगा, बलि मतलब भगवान के बारे में लिखा होगा, भूत बलि फॉर एग्जाम्पल इसका, भूतेभ्य बलि। तो चतुर्थी तत्पुरुष आप इससे भी पहचान सकते हैं कि चतुर्थी विभक्ति का जो कारक है वो को, के लिए, के निमित्त, के लिए ऐसा होता है। तो इसके लिए भूत के निमित्त में बलि, तो यहाँ पर आप ऐसे भी पहचान सकते हैं, या फिर डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया है कि बलि जिस शब्द में आएगा उसे कहते हैं आप चतुर्थी तत्पुरुष। रुग्ण हित, हित सुख और ऐसी बातें की गई है उसमें, हैप्पी हैप्पी, तो रुग्ण के हित में होगा तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली चतुर्थी तत्पुरुष। या फिर इसके आपको ये वर्ड्स याद नहीं रह रहे तो ऐसे, तो रुग्ण के हित के लिए, रुग्ण के हित के लिए अगर आप इसे तोड़ेंगे इस शब्द को, रुग्ण के अर्थ के लिए अगर आप इस वर्ड को तोड़ेंगे तो ऐसा अर्थ निकलेगा। तो चतुर्थी तत्पुरुष आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है, इसके लिए वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। अगर नहीं याद रह रहा है तो आप डायरेक्टली वर्ड्स को याद रख सकते हैं। यहाँ पर है पंचमी तत्पुरुष, इसमें भी वैसा है। इसमें क्या होता है कि अलग होने के लिए दो चीज़ों को अलग किया जाता है, ब्रेकअप, ब्रेकअप याद रख सकते हैं आप पंचमी तत्पुरुष में, जिसमें वर्ड्स का ब्रेकअप होता है। तो वहाँ पर पंचमी तत्पुरुष, तो ब्रेकअप होने के बाद क्या होता है, हमें डर लगता है, तो मैंने इसे ऐसे याद रखता है, भय, भीत, भीति, ये जो वर्ड्स है उत्तर पद में आते हैं तो उसे कहते हैं हम पंचमी तत्पुरुष। तो पंचमी को याद रखना है, ब्रेकअप होता है और फिर क्या होता है, डर, एंजाइटी वगैरह पैदा होता है। तो ऐसे रोग भयम, इसका विग्रह ऐसा है कि रोगात भयम। तो आप बोल रहे होंगे कि अब विग्रह कैसे करना है, हर तत्पुरुष में आप ज्वाइन करके देख लिया, आपको समझ में आ जाएगा। तो जो हमने शब्द रूप याद किए हैं उसमें आखिर में, वर्ड के आखिर में क्या आता है, त आता है पंचमी में, तो पंचमी तत्पुरुष में वैसे ही उसका विग्रह करना है। तो पहले आपको शब्द को पहचानना होगा कि कौन सा समास है, उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि वो पंचमी है तो आपको त लगाना है, अगर वो चतुर्थी है तो आपको य लगाना है, अगर वो षष्ठी है तो आपको स्य लगाना है। तो ऐसे आपको उसके लिए शब्द रूप का याद होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं कह रही थी कि जो याद करने की चीज़ें हैं, कारक, शब्द रूप, उसे याद कर लीजिए, आपको समास और संधि में बहुत काम आएंगे। तो रोग भयम, तो रोगात भयम इसका विग्रह हो गया। लेकिन इसमें आपको क्या करना है कि दो चीज़ें जो हो रही वो अलग हो रही ना, तो अलग होने के लिए इन शब्दों को बनाया गया। रोग और भीति, रोगात भीति ही इसका विग्रह ये हो गया, तो अलग हो रही है, रोग से भीति अलग हो रही है, रोग भीत, रोगात भीतः। तो ऐसे दो शब्द जो होते हैं वो अलग होते हैं। और इसमें अगर कुछ वर्ड याद रखने हैं और भी, तो दूर, दूर जाने वाला वर्ड आता है, तब भी आप पंचमी तत्पुरुष कह सकते हैं। कृच्र, मुक्त, आगत, मुक्त का मतलब भी क्या होता है कि फ्री होना, मतलब अलग होना, आगत मतलब आना। तो यहाँ पर ऐसे संबंधित अगर वर्ड्स आएंगे तो आप उसे पंचमी तत्पुरुष कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि दूर, दुरदागत, दुरात आगत, दूर जाना है और आ भी रहा है। ज्वर मुक्त, ज्वर से मुक्त, वो अलग हो रहा है, ज्वर से मुक्त हो रहा है वो। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं
कि अलग होने के लिए, और ब्रेकअप, और उसके बाद क्या होता है भय भीति वगैरह, ये याद रखना है। और अभी हमने पंचमी तत्पुरुष को ब्रेकअप के नज़रिए से देखा, तो षष्ठी तत्पुरुष को अभी आपको देखना है और पैचअप के नज़रिए से। तो रिलेशन दिखाता है, वो संबंध दिखाता है, और इसमें वर्ड्स होते हैं कारक के, वो का की के होते हैं विभक्ति के। तो षष्ठी विभक्त्यंतम सुखम सुबंतेम समस्ते, ये श्लोक है, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें डायरेक्टली हम एग्जाम्पल देख रहे थे। वैद्य वचनम, तो वैद्य क्या दे रहा है, वचन दे रहा है। तो वैद्य का वचन के साथ जो रिलेशन है, वैद्य वचन दे रहा है। सुरेश, सुर का ईश्वर के साथ जो रिलेशन है यहाँ पर वो दिखा रहा है। तो इसमें रिलेशन को याद रखना है। तो सुर का ईश, सुर का ईश, इसका विग्रह होता है सुराणाम ईश। वैद्य वचनम, तो वैद्य का वचन, का इसमें रिलेशन है कुछ, तो वैद्य का वचन। वैद्यस्य, तो इसमें भी है वैद्यस्य सखा, ये सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इधर खाड़ा तोड़ हो गई है। वैद्य सखा ये ऐसा शब्द है, वैद्य सखा, जो कि वैद्य का सखा, वैद्य का दोस्त। तो ऐसे यहाँ पर क्या दिखा रहा है आपको, रिलेशन दिखा रहा है। तो वैद्य से सखा, तो ऐसे षष्ठी तत्पुरुष को रिलेशन से याद रखना है। सप्तमी तत्पुरुष जो है उसे में, पे, पर। अब ये बहुत ये है कि इसमें जो क्या होता है, शौंड, शौंड का मतलब है चंट, चतुर, चालाक, होशियार बहुत। धूर्त का मतलब है वही जो कि धोखा करने में चपड़ हो, माहिर हो, मतलब चतुर। प्रवीण मतलब बहुत ही अच्छा। उत्तर, अधि, कुशल, निपुण, सिद्ध, ऐसे वर्ड्स जिस शब्द में आते हैं, उत्तर पद में आते हैं, उसे सप्तमी तत्पुरुष कहते हैं। शुष्क, पक्व, फॉर एग्जाम्पल ये सप्तमी तत्पुरुष में क्या दिया गया है, टैलेंट के बारे में बहुत ज़्यादा बोला गया है, और ये सभी शब्द जो है वो टैलेंट से रिलेटेड है। तो हमारा सप्तमी का मतलब है सात, सातवां वर्ड, और इसके का मतलब है थाला। तो थाला क्या है, हमारा टैलेंटेड है। तो इसके मैंने ऐसे याद रखा था, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि टैलेंट के बारे में बात की, ये आसान है बहुत ही पहचानने में। और ये अधिकरण समास, सॉरी अधिकरण कारक। और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, कार्य कुशल, कार्येषु कुशल, तो उसके कार्य में वो क्या है, कुशल है, उसके कार्य में वो कुशल है। व्यवहार धूर्त, इसका विग्रह होता है कि व्यवहार धूर्त, व्यवहार पर धूर्त है, वो अपने व्यवहार में धूर्त है, वो अपना व्यवहार करते वक्त क्या करता है, फ्रॉड करता है। तो व्यवहार में धूर्त, तो इसके लिए आपको इन शब्दों के अर्थ मालूम होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी वोकैबुलरी डिसाइड करेगी। और आतप सिद्धम, आतप पर सिद्धम, आतपे सिद्धम, ये इसका विग्रह हो गया। और इसका जो है सिद्ध की वजह से तो पता चल गया सप्तमी। और इसका अगर आपको फोड़ेंगे इस वर्ड को आप, तो आतप पे सिद्ध की ऊन, आतप का मतलब होता है धूप की वजह से सिद्ध हो रहा है, तो आतप पे सिद्ध, ऐसा इसका विग्रह हो सकता है। तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। यहाँ पर हमारा तत्पुरुष समास खत्म हो गया है, और इसमें तत्पुरुष विभक्ति समास खत्म हो गया है, जो कि उसका अलग टाइप है कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास। दो टाइप है, जो है समानाधिकरण और एक है विभक्ति। तो विभक्ति के 7 टाइप आपको प्रथमा, द्वितीया, तृतीया वो सब याद रखना है। और समानाधिकरण में भी आपको जो याद रखना है वो है कर्मधारय, विशेषण, विशेष्य, उपमान, द्विगुणय, उपपद, प्रादि, ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर मैं कर्मधारय समास, 2 पद जो वर्ड होता है उसमें दोनों पद समान होते हैं, तो उसे कहते हैं हम कर्मधारय समास। और इसका कुछ एग्जाम्पल आप किताब में से देख लीजिए, आपके पास जो भी बुक है। और विषय दोनों पद मतलब समान विभक्ति में होते हैं, सॉरी दोनों पद जो है वो समान विभक्ति में होते हैं, मतलब प्रथमा, द्वितीया, तृतीया जो विभक्ति है वो उनकी सेम होती है दोनों पदों की। तो आप वहाँ से देख सकते हैं विशेषण, विशेष्य और विशेष्य विशेषण, ये 2 टाइप पढ़ते हैं कर्मधारय समास के, सॉरी 4 टाइप पढ़ते हैं। विशेषण, विशेष्य, तो पहला वर्ड अगर विशेषण होगा तो दूसरा वर्ड होगा विशेष्य, पहला वर्ड विशेष्य होगा तो दूसरा वर्ड होगा विशेषण। उपमान पूर्व पद, उपमान उत्तर पद, मतलब यही है कर्मधारय में दोनों पद जो होते हैं वो समान होते हैं और समान विभक्ति में होते हैं। तो पूर्व पद अगर विशेषण है तो उत्तर पद विशेष्य हो गया। दीर्घ वृक्ष मतलब बड़ा वृक्ष,
दीर्घ का मतलब बड़ा वृक्ष, तो पहला पद अगर विशेषण है तो दूसरा पद है विशेष्य। नीलोत्तलम, पहला पद अगर विशेषण है, नीलोत्तलम का मतलब है ब्लू, तो यहाँ पर विशेषण हो गया, और तलम का मतलब है विशेष्य, तो ऐसे विशेषण विशेष्य कर्मधारय। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्टली कर्मधारय लिखेंगे और ये याद रखेंगे कि दोनों पद जो है वो प्रधान होते हैं, समान विभक्ति में होते हैं, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। नर शार्दूल, और इसका विग्रह थोड़ा मुश्किल है तो मैंने स्किप कर दिया था विग्रह, आधा मार्क तो मिलेगा, इस हिसाब से मैं पढ़कर गई थी। नरह शार्दूल इव, ये इसका विग्रह है। और वज्रम इवम कठोरम, उपमान पूर्व पद, वज्र कठोरम, जिसकी उपमा दी गई है। उपमा मतलब है कि वज्र की तरह कठोर है। मुख कमलम, उस तो पूर्व पद को उपमा दी गई है एक में, और एक में उत्तर पद को उपमा दी गई है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, तो वज्र जैसा कठोर है वो इंसान, फॉर एग्जाम्पल, या फिर वो शस्त्र, तो इसका विग्रह ऐसा कर सकते हैं, वज्रम इव कठोरम। मुख कमलम, उसका मुख जो है वो कमल जैसा है, तो आप इसका विग्रह ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसमें आपको कुछ मीनिंग ढूंढना है पहले वर्ड में और फिर लिखना है। तो मुखम कमलम इव, ये इसका विग्रह हो गया। अब द्विगु समास पर आते हैं, जो कि समानाधिकरण तत्पुरुष का एक प्रकार है। तो पूर्व पद जो होता है इसका पहला वर्ड, वो हमेशा संख्यावाचक होता है, मतलब उसमें नंबर्स दिए गए होते हैं। और तो इसके एग्जाम्पल्स जो हैं वो है नवरात्रम, इसमें 9 नवा आ गया, तो नवरात्रम। सप्तम, तो सप्तम में आ गया कि सप्त मतलब 7, नव का मतलब है 9, तो संख्या आ गई है। ये बहुत ही इजी है पहचानने में, जहाँ पर भी आपको संख्या दिख रही है आप डायरेक्टली उसे द्विगु समास लिख देना। और फिर हाँ, तो फिर यहाँ पर विग्रह करते समय जो उनके पद है वो षष्ठी बहुवचन में आने चाहिए। षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन क्या है फिर, तो नाम है एक वर्ड, तो नवनाम, रात्रि नाम, समाहार, और इसके विग्रह करते वक्त क्या होता है, वर्ड के एंड में लगता है समाहार, ये वर्ड लग जाता है वर्ड के एंड में। फॉर एग्जाम्पल हम सप्ताह का करते हैं, यहाँ पर इसका विग्रह होता है सप्ताह नाम, आहा नाम, समाहार, ये इसका ऐसा विग्रह होता है, इसके एंड में लगता है समाहार वर्ड लगाना होता है। और आपको इसको इजीली याद रखना है कि जिसमें भी नंबर्स आएंगे वो द्विगु समास है। उसके बाद है नय तत्पुरुष समास, जिसका पूर्व पद नकारात्मक है और उत्तर पद जो है वो श्रेष्ठ है। नकारात्मक मतलब अ लगता है, जिसके स्टार्टिंग में अ लगता है, निगेटिव दिखाता है कि अविद्या, अनुपलब्धि मतलब नहीं है, जो नकारात्मक दिखाता है उसे नए तत्पुरुष समास कहते हैं। और उसका उत्तर पद जो है वो श्रेष्ठ होता है, मतलब महान होता है, कि इसमें एक दिया गया है विद्या, उपलब्धि, या ये जो वर्ड्स है यहाँ पर जो विद्या उपलब्धि जो वर्ड है वो प्रधानता दिखा रहे हैं अपनी, तो पूर्व पद जो होता है वो निगेटिव होता है और उत्तर पद जो होता है वो महान होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ऐसे याद रखना है नए तत्पुरुष समास को, और इस पर भी एक क्वेश्चन फिक्स आता है। उपपद तत्पुरुष समास, जो कि समानाधिकरण तत्पुरुष समास का एक टाइप है, उसके उत्तर पद जो है वो क्रियावाचक होता है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ काम करने का दिखा रहा होता है कि वो उत्तर पद जो आगे का वर्ड है लास्ट का वो कुछ ना कुछ काम करने के बारे में बोल रहा होता है, क्रियावाचक का। कुंभकार मतलब ये काम करने के बारे में बता रहा है। कुंभ क्या करता है, काम करता है। भाष्य कर, एक कर, पंडित माणी, ये जो होता है इसका उत्तर पद वो काम करने के बिना में, कर वर्ड आता है बेसिकली, और मानी भी आप याद रख सकते हैं। और आप अगर बाकी के एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको और भी समझ में आएगा। और इसका विग्रह जो होता है वो ऐसा है, कुंभकर का है कुंभम करोति इति। भाष्यकर का जो विग्रह है भाष्यम करोति इति, मतलब आपका विग्रह करते वक्त आपको क्या करना है, करोति, करोति, मन्यते और इति, ये वर्ड लगाने हैं, तो आपको इसका विग्रह भी हो जाएगा। इसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और प्रादि तत्पुरुष समास, जो एक समानाधिकरण तत्पुरुष समास का टाइप है, उसका ऐसा है कि पूर्व पद जो है वो उपसर्ग होता है और उत्तर पद जो है वो महान, ग्रेट होता है, श्रेष्ठ होता है। तो इसका है प्राचार्य, यहाँ पर आ गया प्र उपसर्ग आ गया, और आचार्य जो कि श्रेष्ठ है। आचार्य क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पर हो गया प्रादि तत्पुरुष समास। इस और भी एग्जांपल्स हैं, इसके और भी एग्जांपल्स है कि कुपुरुष। अतः अब क्या हो गया, सॉरी, कु को ऊ की वजह से नहीं देखिए, ऊ से ऊ की वजह से देखिए, तो ऊ क्या है, उपसर्ग है, और पुरुष क्या है, हमारा
प्रधान है, मतलब श्रेष्ठ होता है, पुरुष जो होता है वो। तो या ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। फॉर और एक एग्जाम्पल है इसका और एक एग्जाम्पल जो है वो है अति रथ। तो अति क्या हो गया, इधर उपसर्ग हो गया, और जो उत्तर पद है वो क्या हो गया, श्रेष्ठ हो गया। रथ कैसे होते हैं, रथ होते हैं प्रधान, श्रेष्ठ। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास खत्म हो चुका है, और बाकी का जो समास का टॉपिक है, मतलब द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, और आगे का हमारा जो है वो द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास को दो टाइप पढ़ते हैं द्वंद्व समास के, इतरेतर द्वंद्व समास और समाहार द्वंद्व समास। और एक और है एक शेष द्वंद्व समास, जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं नहीं, तो इतरेतर और द्वंद्व पर फोकस करना है। सामासिक पद जो होता है, जो समास का पद है, उसके आखिर में द्विवचन या फिर बहुवचन आता है। द्विवचन का मतलब है कि ओ, ए, ई, उ ये सब आते हैं। तो आपको ये कहाँ से पता चलेगा, कहाँ से समझ में आएगा कि यह आएगा, आपको शब्द रूप से समझ में आएगा। तो हरि, हरौ, तो मैंने इसे इतना डीपली याद नहीं रखा था कि बहुवचन आएगा, द्विवचन आएगा, फिर तो मैंने औ जिसके एंड में आता है तो उसे हम इतरेतर द्वंद्व समास कहते हैं। औ और एग्जाम्पल जो होते हैं वो भी एग्जामिनर इजी ही डालता है। तो औ जिसके एंड में आता है हरि, हरौ, तो इसका विग्रह करने वक्त क्या करना है, बस च लगाना है। आप इसके मैक्सिमम एग्जाम्पल्स अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और डीपली, बस आप सॉल्व करिए। तो हरि, हरौ, हरि च, हरः च, ऐसे आपको इसका विग्रह करना है। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स आते हैं, और वर्ड्स का जो होता है वो समूह होता है। वर्ड्स का जो होता है वो समूह होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं पानी पादम। पानी पादम, यहाँ पर पानी का मतलब है हाथ और पादम का मतलब है पैर। तो हाथ और पैर, तो आपको इसे ये हो गया, इसका अर्थ हो गया। तो इसका पहले अर्थ ढूंढो और उसके बाद इसका विग्रह कर दें। वक्त भी वैसा ही लिखना है, पानी च, पादव च। तो इसमें क्या है, समूह आता है, दो वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल है कि हस्तपादम, शीत उष्ण, शीत और उष्ण ऐसे दो वर्ड आए हैं। अहोरात्रम मतलब दिन और रात, अहो का मतलब होता है दिन और रात्र का मतलब होता है रात। तो ऐसे भी वर्ड्स आते हैं, तो ऐसे याद रखना है। और एक शेष द्वंद्व में क्या होता है, सामासिक पद जो होता है वो एक ही होता है, और इसमें जो वर्ड होता है वो या तो फिर द्विवचन में रहेगा या फिर बहुवचन में रहेगा। तो द्विवचन में हमारे क्या आते हैं, सारे में औ आते हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि एक शेष द्वंद्व समास में आता है द्विवचन, और बहुवचन में क्या आता है ना, हमारा नाम वगैरह, नाम हमारे बहुवचन में क्या आता है, वो आ आता है या फिर अ आता है। फॉर एग्जाम्पल देवा, ये हमारा बहुवचन हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है। ये भी देवा, ये इसका एग्जाम्पल है। तो आप इसे ऐसे याद रखना है, एक शेष द्वंद्व समास जिसमें द्विवचन और बहुवचन आता है और वर्ड एक ही होता है। तो रामो, राम च, राम च, देवः च, इसका विग्रह करना है, च लगाना है और दो बार वही वर्ड सेम टू सेम लिखना है। आप इसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको याद रहेगा। और बहुव्रीहि समास को मैंने उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं किया था, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो फिक्स आता ही आता है। और सेम टू सेम बहुव्रीहि समास के ऐसे ही टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे कि तत्पुरुष समास के पढ़ते हैं हमारे, समानाधिकरण और व्याधिकरण, ऐसे दो टाइप्स पढ़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ और ही होता है, मतलब कुछ और ही वर्ड होता है जो कि मेन होता है। तो इसका जो विग्रह होता है वो थोड़ा हार्ड है, मैंने नहीं किया था। आपको करना है तो आपके पास बुक होगी, आप उसमें से देख लीजिए। और जो वर्ड्स होते हैं वो अश्वगंधा, ऐसे वर्ड होते हैं कि भगवान के नाम आते हैं, जिसमें बहुव्रीहि समास में क्या होता है, गॉड, भगवान के नाम आते हैं, प्रकृति के नाम आते हैं। तो फॉर एग्जांपल है कि नीलकंठ जो होता है वो इसमें आ सकता है। तो इसको भगवान के नाम से याद रखना है। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, भगवान के नाम आता है, नीलकंठ, दिगंबर, लंबकर्ण, श्वेतांबर, ऐसे जिसमें भगवान का आ गया तो डाल देने का डायरेक्टली कि बहुव्रीहि समास है। और इसका अगर आप विग्रह करने जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल बता देती हूँ, नीलकंठ का विग्रह होता है कि नीलानी अंबरानी यस्य स रामः, मतलब पता होना चाहिए कि कौन से भगवान का अर्थ लिखा है। तो इतना तो आपको याद नहीं होगा ना, तो डायरेक्टली याद रखना है कि गॉड का नाम जिसमें आ गया तो बहुव्रीहि समास, या फिर किसी महान व्यक्ति का नाम आ गया, फॉर एग्जाम्पल चंद्रशेखर, तो उसमें भी आपको डायरेक्टली क्या करना है, बहुव्रीहि समास लिखना है।
और तो यहाँ पर आपका पूरा समास टॉपिक ख़त्म हो गया है। तो आप इसे पहले तो इसे याद करने के लिए सबसे पहले तो आपको कारक का वो जो बॉक्स है उसे याद करना पड़ेगा, उसमें विभक्ति क्या होती है वो याद करना पड़ेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द रूप याद करने पड़ेगा, कौन सा बहुवचन है कौन सा एक वचन है, कैसे कैसे उसके एंड में क्या लगता है, कौन से शब्द के एंड में, तो वो याद रखना पड़ेगा। तब आपको समास टॉपिक इजीली हो जाएगा। और अगर 20 मार्क का टॉपिक है तो आप कम से कम 10 मार्क्स इसके पकड़ कर चलिए, क्योंकि हार्ड टॉपिक है, घुमा फिरा कर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसे 10 मार्क्स पकड़ कर चलिए, 20 के 20 पूरे तो नहीं मिलेंगे, और अगर आपकी पढ़ाई अच्छी तो शायद मिल भी जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल।